साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो शिक्षण अधिगम में नवाचार और शैक्षिक परिदृश्य की जो यूनिट में अपना जो शिक्षण अधिगम में जो नवाचार का जो यूनिट है उसके अंदर आप सबको पता ही चीज़ का कि प्रत्येक सरकार हो चाहे शिक्षा विभाग हो, उसकी ये कोशिश रहती है कि उनके जो बालक है उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और समय समय पर इसके अंतर्गत कुछ नवाचार भी सरकारें एवं शिक्षा विभाग जो है उसमें करता रहता है। आज अपन बात करेंगे इसके अंतर्गत कुछ नवाचारों की, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो नवाचार है वो है SIQE। इसको समझना है। देखिए, आपको एग्जाम में जो शैक्षिक परिदृश्य की बात करें तो शैक्षिक परिदृश्य में इसका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। काफ़ी लगभग 80 से 100 नंबर के क्वेश्चन इसके अंतर्गत रहेंगे। तो SIQE जो है, जिसको अपन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, SIQE जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, और इसका हिंदी में मतलब है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल। यानी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए ये राज्य की एक पहल है। इस पहल की शुरुआत कहाँ पे की गई? सबसे पहले सत्र 2010-11 में जयपुर एवं अलवर में ही की गई थी केवल, लेकिन 2015-16 से ये संपूर्ण राजस्थान में लागू है। SIQE की बात करें तो देखिए, कई बार अपन को पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि SIQE का जो प्रोग्राम है वो कौन सी कक्षा तक है? कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में, कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी है उनके शैक्षिक स्तर में गुणवत्ता है, उनमें उन्नति हो, इस उद्देश्य से SIQE जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की गई। SIQE के जो उद्देश्यों की अगर अपन बात करें तो SIQE का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि बालकों को बिना भय के उनको पढ़ने का मौका मिले, वो खुद मौलिक चिंतन करना सीखे, ठीक है, गतिविधियां के आधार पर वो सीखे, खोजी प्रवृत्ति उनमें प्रोत्साहित हो और सीखने के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है, साथ में उनका सर्वांगीण विकास हो। ये सब अपन कह सकते हैं SIQE के उद्देश्य हैं। अब जो SIQE जो है उसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? RSCRT उदयपुर, निदेशालय प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर एवं राजस्थान शिक्षा परिषद के द्वारा। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि इसका जो समस्त अकादमिक कार्य किसके द्वारा किया जाता है? SIQE जो है उसका समस्त अकादमिक कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वो है RSCRT उदयपुर के द्वारा। अब देखिए, बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब मिलेगी? बड़ा सवाल ये है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तब मिलेगी जब एक शिक्षक को अपन कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान हो, या अपन यूँ कहें कि शिक्षक को जब शिक्षा शास्त्र का ज्ञान हो कि बच्चों को कौन सी विधि से पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कितने समय पढ़ाना है, ये सब अगर उस एक शिक्षक को अच्छा नॉलेज होगा तो निश्चित रूप से गुणवत्ता की दिशा में उसका ये कदम उचित होगा। तो यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पहली बात है कि बालकों को बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के आधार पर उनको गतिविधि यानी गतिविधियां करवाते हुए उनको शिक्षण प्रदान किया जाए। RT आपने पढ़ी है तो उसकी जो धारा 29 है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बालकों को इस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वो गतिविधियां करना सीखे, ठीक है, और उसके साथ ही अपन कह सकते हैं उनमें खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले। तो गतिविधि आधार पे अगर उनको गतिविधियां करते हुए बालक को सीखेंगे तो अपन कह सकते हैं, क्योंकि आप सब ने ये चीज़ रचनावादी की जो अवधारणा आप सब ने पढ़ी होगी, कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्मितवाद, उसमें ये क्या कहते हैं पियाजे वाइगोत्स्की कि बच्चे स्वयं अपने अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। यानी ज्ञान की रचना करने वाले कौन है? ज्ञान की रचना करने वाले वो स्वयं बालक है। बस शिक्षक क्या है? एक फैसिलेटर की भूमिका में है, उनकी मदद करने वाला है, उनकी सहायता करने वाला है, ज्ञान देने वाला नहीं है। जो अवधारणा पहले चलती थी उसमें बदलाव आया NCF 2005 में। शिक्षाविदों ने कहा कि बालक स्वयं स्वयं के पास ज्ञान है, शिक्षक क्या है? उस ज्ञान को बाहर लाने का कार्य करता है। आगे है इसमें CCE का मतलब क्या है? यहाँ पे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इस चीज़ को भी अपन को समझना होगा कि जनरली अपन पहले ये समझते थे कि जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वही वास्तव में मूल्यांकन है, जबकि ये जो अवधारणा जो लोगों की पहले थी वो बदल गई है। मनोविज्ञान के विकास के बाद में शिक्षा शास्त्र पेडागोजी उसका विकास हुआ, तब ये माना जाने लगा कि वास्तव में जो मूल्यांकन है या जो आकलन है वो एक निश्चित समय नहीं है, निश्चित समय में होना कोई मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन निरंतर बालक का यानी उसका आकलन हमेशा जारी रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है, मूल्यांकन कौन कौन से पक्ष का किया जाए, बड़ी चीज़ ये भी है। मूल्यांकन जैसे अपन जनरली ये अपन देखते हैं केवल संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि विकास के जो आयाम है 3 आयाम होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक पक्ष
जनरली अपन ये चीज़ देखते हैं कि केवल ये जो संज्ञानात्मक पक्ष है, ठीक है, यानी अपन एक तरीके से इसको कहते हैं बौद्धिक पक्ष, केवल इसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि किसी बालक के अगर प्रतिशत अच्छे हैं तो अपन जनरली ये मानते हैं कि वो व्यक्ति सफल हो, उसके सफल होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन ये अवधारणा गलत है। बालक का सर्वांगीण विकास कब होगा? जब उसके सभी पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं मनोक्रियात्मक, या अपन कह सकते हैं जब बालक की कौशल और स्किल्स का उसका विकास होगा, तभी हम ये मानेंगे कि उस बालक का सर्वांगीण विकास हुआ है। तो यहाँ व्यापक का मतलब किससे है? व्यापक का मतलब केवल एक पक्ष से नहीं है, बल्कि इन तीनों पक्षों से है। तो कहने का मतलब व्यापक का मतलब ये भी कह सकते हैं शैक्षणिक या शैक्षिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियाँ, शैक्षिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियाँ। अगर शैक्षिक का मतलब तो क्या है? शैक्षिक का मतलब तो केवल संज्ञानात्मक पक्ष से है, और सह शैक्षणिक का मतलब उसके ये पक्ष, दोनों अन्य जो दो पक्ष है उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। अब इसका मूल्यांकन हो बालक का, ठीक है, तो 2018-19 से इसके 3 टर्म में विभाजित कर दिए गए, ठीक है। SA1, SA2 और SA3। इसके कितने कितने भाग है? SA1 45%, SA1 जब लिया जाता है यानी उसमें 45%, SA2 40 एवं SA3 जो है वो इसके अंतर्गत इस सिलेबस सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। तो SA1, SA2 और कुल का SA1 हो जाता है 45%, उसके बाद में SA2 जो है वो 40% एवं SA3 जो है 15%। अब इसमें देखते हैं सतत के अंतर्गत बात करते हैं एक बार थोड़ा सा। इसमें आपने आकलन भी पढ़े होंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट एवं समेटिव असेसमेंट। मैंने अभी जो बात की थी, ऐसे जो है समेटिव असेसमेंट, उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, एक तो होता है असेसमेंट की बात करें तो एक तो होता है कौन सा? रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, और एक होता है योगात्मक, रचनात्मक एवं योगात्मक, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और योगात्मक जो है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। रचनात्मक जो है, ठीक है, जिसको क्या कह सकते हैं अपन? फॉर्मेटिव असेसमेंट, और इसको कह सकते हैं, और इसको और क्या कह सकते हैं? रचनात्मक जो आकलन होता है सीखने के लिए होता है, सीखने के लिए। और योगात्मक जो होता है वो होता है सीखने का आकलन। जनरली अपन आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना है, कई बार एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि CCE से संबंधित ये चीज़ बेसिक है आपके, चाहे शिक्षण विधियों की बात करें या इसके बारे में बात करें। तो रचनात्मक एक तो होता है सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, और एक होता है सीखने का आकलन। सीखने के लिए जो आकलन होता है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, वो सुधारात्मक होता है। वो कैसा होता है? सुधारात्मक। यानी हम कार्य के दौरान जब किसी बालक का आकलन करते हैं तो वो सतत आकलन के अंतर्गत आ जाता है। जनरली अपन उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। कार्य के दौरान आकलन करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, कार्य के दौरान जब बालक का आकलन होगा तो वैसी स्थिति में उस बालक की क्या कमियां हैं वर्तमान में, ठीक है, वो किस दिशा में जा रहा है, इस बात का हमें पता रहेगा। तो निरंतर सतत रूप से आकलन वो हमारी नज़र में हमेशा रहना चाहिए। जनरली अपन देखते हैं कई बार ये अपन एक धारणा बनाते थे पहले कि जो बालक मान लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छा नंबर लेकर आ गया तो जनरली उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि अपन को लगता है कि ये तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है। लेकिन कई कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि बालक उस दिशा से भटक जाता है, और अगर उसका निरंतर आकलन नहीं किया जाता है तो वैसी स्थिति में हम उस सही समय पर उसको नहीं पहचान पाते कि अभी बालक किस दिशा में जा रहा है। और वैसी स्थिति में जब वार्षिक परीक्षा जब होती है एनुअल, तो उस वक्त हम देखते हैं कि इस बालक में इतनी अपन कह सकते हैं इस उम्मीद के अकॉर्डिंग उसको नंबर कैसे नहीं मिले। तो बड़ा कारण ये होता है कि सतत रूप से उसका निरंतर रूप से आकलन होता रहेगा, तो हमें हर बालक की स्थिति का पता रहेगा कि अभी वो किस स्थिति में है। और योगात्मक जो आकलन होता है वो होता है एक तरीके से अपन एक चरणों में विभाजित कर लेते हैं, सत्र को जैसे 2 चरण में विभाजित कर लिया।
अर्धवार्षिक वार्षिक। तो अर्धवार्षिक तक का एक योगात्मक हो गया, वार्षिक तक का योगात्मक। ठीक है, तो जनरली जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद में बालक का जब वो आकलन किया जाता है तो वो योगात्मक आकलन अपन उसको कह सकते हैं। जैसे जनरली आपने देखा भी एक और होता है सीखने के रूप में आकलन। यहाँ पे सीखने के लिए जैसे कार्य मान लीजिए एक अपन सब्जी बना रहे हैं और उसके दौरान हम उसको चख रहे हैं, चाय बना रहे हैं उसके दौरान चख रहे हैं, तो वो मतलब क्या उसका सुधारात्मक है कि अगर उसमें अभी वो किस स्टेज पे है, ठीक है, उसमें सुधार हो सकता है क्योंकि अभी वो कार्य जारी है। लेकिन जब मान लीजिए सब्जी बन गई, कंप्लीट हो गई, तो वैसी स्थिति में हम जिस अनुपात में हम उसमें सुधार चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते। तो वो रचनात्मक की बजाय कौन सा हो जाता है, कार्य पूर्ण होने के बाद में योगात्मक, और कार्य के दौरान जो आकलन होता है वो होता है रचनात्मक आकलन। और पहले ये तीन चीज़ें सब मिली थी SIQ के तहत, CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब एक नई चीज़ इसके अंतर्गत FLN भी सम्मिलित कर दिए गए हैं। FLN जो है उसका क्या है फुल फॉर्म, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी हर बालक को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या का ज्ञान भी उसको होना जरूरी है। तो ये बात हो गई इसके अंतर्गत किसके बारे में, शिक्षण अधिगम में नवाचार के अंतर्गत SIQ के बारे में। अब देखिए अपन आगे इसमें बात करते हैं स्माइल जो प्रोग्राम है उसके बारे में, नेक्स्ट नवाचार के बारे में देखते हैं अपन। दोस्तों अब अपन बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत दूसरा जो नवाचार है वो है स्माइल प्रोग्राम। देखिए जो स्माइल जो प्रोग्राम है अपन बात करते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। स्माइल का फुल फॉर्म क्या हो गया, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। जो स्माइल जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत कब हुई थी और क्यों किया गया था इस प्रोग्राम की शुरुआत, उसके बारे में अपन बात करते हैं। 13 अप्रैल 2020 को इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। आप सबको पता है कि कोविड-19 की जो महामारी है उसके दौरान जो विद्यार्थी है उनकी शिक्षण प्रक्रिया कहीं ना कहीं बाधित हुई थी, लेकिन राज्य सरकारें एवं शिक्षा विभाग की ये कोशिश थी कि उनकी जो शिक्षा है बिना रुके जारी रहे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो संसाधन उनके पास उपलब्ध थे उनके अनुरूप उन्होंने कुछ नवाचार किए और उस नवाचार के अंतर्गत ये अपना नवाचार है स्माइल प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। स्माइल प्रोग्राम की जो महत्वपूर्ण बात करें तो ये क्या है, व्हाट्सएप आधारित एक प्रोग्राम है, ठीक है, व्हाट्सएप आधारित प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत क्या होता था, इसके अंतर्गत शिक्षण सामग्री को प्रातः 9 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन बच्चों तक या उनके अभिभावकों के पास भेज दी जाती थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो प्रोग्राम था कौन सा था, स्माइल प्रोग्राम। तो और इसका ध्येय वाक्य क्या था, रोज सवेरे 9 बजे हर घर में घंटी बजे, ये इसका ध्येय वाक्य था। तो मैंने ये स्माइल के बारे में बात कर ली है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, और इसका ध्येय वाक्य क्या था, रोज सवेरे 9 बजे हर घर में घंटी बजे। अब उसके बाद में था स्माइल 2.0। स्माइल 2.0 है, इसकी शुरुआत हुई थी 2 नवंबर 2020 की। इसको याद करने का एक ही तरीका याद रखें, 2 नंबर है तो ये कब से चालू हो रही है, 2 नवंबर से। इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ वो क्या था, इसमें महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि बच्चों को गृह कार्य दिया जाने लगा। स्माइल 2.0 में क्या बदलाव हुआ, इसमें बालकों को गृह कार्य दिया जाने लगा। जैसे कक्षा 1 से 5 तक के जो बालक थे कक्षा, उनको प्रत्येक सोमवार को और 6 से जो 8 उनको सोमवार एवं बुधवार को उनको
अब जो बालक मान लीजिए ऑनलाइन है तो उन बालकों को ऑफलाइन शिक्षक जो है उनके घर जाकर उनको गृह कार्य देते थे। ठीक है, तो स्माइल 2.0 कब शुरुआत हुआ? 2 नंबर है ये स्माइल 2, तो ये ध्यान रखिएगा 2 नंबर से 2 नवंबर। अब बात करते हैं स्माइल 3.0। स्माइल 3.0 है, इसकी शुरुआत हुई थी 21 जून 2021 को। स्माइल 3.0 है, उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बदलाव क्या था? इसके अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता जारी की गई। ठीक है, क्विज प्रतियोगिता जारी की गई। और अब आगे अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत क्विज, इसमें स्माइल प्रोग्राम के बाद में अपन बात करते हैं हवा महल प्रोग्राम के बारे में। हवा महल प्रोग्राम, देखिए जो हवा महल प्रोग्राम है वो कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, इसमें देखिए ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 2020 को। ये स्माइल के बारे में मैंने बात कर ली है। इस हवा महल जो प्रोग्राम है वो शुरू हुआ था 2 मई 2020 को। हवा महल प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ? 2 मई 2020 को। एक तो तरीका ये है कि आप इतना से याद रखिए कि स्माइल वाले हैं इनको आप एक तरीके से अलग याद कर ले, और हवा महल जो प्रोग्राम है इसको अगर याद करना है तो आप एक बार इस तरीके से याद रखो कि स्माइल जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत कब हुई? 13 अप्रैल को। मेन स्माइल प्रोग्राम की कब शुरुआत हुई? 13 अप्रैल को। और हवा महल प्रोग्राम की शुरुआत इसके अगले मंथ में हुई, यानी 2 मई 2020 को। हवा महल जो प्रोग्राम था ये भी क्या है? व्हाट्सएप आधारित है। ये भी क्या है? व्हाट्सएप आधारित है। इसके अंतर्गत क्या होता है? प्रत्येक शनिवार को बालकों को सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से प्रत्येक शनिवार को सर्वांगीण विकास प्रेषित की जाती थी। तो ये इस जो हवा महल है उसके बारे में महत्वपूर्ण बात हो गई। तो ये चीज़ें क्लियर है। हवा महल जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 मई 2020 को। और इसके अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को इसके बालकों का सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से उसके अंतर्गत कहानियाँ है, बाल साहित्य है, इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं है, क्विज है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल थी। तो दोनों ही क्या है? एक अपन कह सकते हैं क्विज प्रतियोगिता इसके अंतर्गत सम्मिलित थी। तो दोनों ही व्हाट्सएप आधारित थे और इस स्माइल के अंतर्गत ये हवा महल प्रोग्राम उसमें शामिल था। अब आगे अपन बात करते हैं शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन प्रोग्राम की। ठीक है, इसके आगे ही अब ना नेक्स्ट जो है वो है शिक्षा वाणी प्रोग्राम। शिक्षा वाणी जो प्रोग्राम है ये रेडियो आधारित प्रोग्राम है। ये क्या है? रेडियो आधारित प्रोग्राम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अभी अपन ने इससे जस्ट पहले पढ़ा था। अपन ने क्या? इसके जस्ट अपन ने पहले पढ़ा था हवा महल प्रोग्राम। हवा महल जो प्रोग्राम था उसकी शुरुआत हुई थी 2 मई 2020 को। उसी महीने में 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। और ये रेडियो आधारित प्रोग्राम है। इसका जो ध्येय वाक्य क्या था? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा वाणी जो प्रोग्राम था इसका ये ध्येय वाक्य है। अब अपन बात करते हैं शिक्षा वाणी जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत कब हुई? 11 मई। शिक्षा वाणी प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 11 मई को। अब ये इसके अंतर्गत कुल 55 मिनट का प्रोग्राम होता था। कितने मिनट का? 55 मिनट का प्रोग्राम होता था। ठीक है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 2 के लिए क्या चलता था? इसमें मीना की कहानियाँ एवं कक्षा 3 से 12 उनकी
पाठ्य सामग्री का प्रसारण, श्रव्य प्रसारण इसके अंतर्गत होता था, कक्षा 3 से 12। तो ध्यान रखिए ये जो प्रोग्राम चलता था कितनी बजे से, देखिए मैंने यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या लगाई है इसमें कि शिक्षा वाणी प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई, 11 मई को। तो 11 मई को आप ध्यान रखिए इसमें समय कितने बजे से कितने बजे तक, 11 बजे से लेकर 11:55 तक ये प्रोग्राम चलता था। इसका समय था, शिक्षा वाणी का जो प्रोग्राम है रेडियो उसका समय था 11 बजे से लेकर 11:55 तक। अब अपन बात करें इसमें आगे शिक्षा दर्शन प्रोग्राम की, ठीक है। आगे अपन बात करें, ये शिक्षा वाणी प्रोग्राम हो गया, आगे अपन बात कर रहे हैं शिक्षा दर्शन प्रोग्राम की। शिक्षा दर्शन जो प्रोग्राम था ये टीवी आधारित प्रोग्राम है। ये क्या है, टीवी आधारित प्रोग्राम है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 को। इसकी शुरुआत कब हुई, 1 जून 2020 को। और इसका ध्येय क्या था, इसका ध्येय क्या था, हाँ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये जो प्रोग्राम था शिक्षा दर्शन, देखिए यहाँ से आपको पता था इसमें ये टीवी आधारित प्रोग्राम है। ये क्या है, टीवी आधारित प्रोग्राम है। और ये कुल 3.25 घंटे का प्रोग्राम इस पर चलता था। शिक्षा दर्शन के माध्यम से कितने घंटे का प्रोग्राम चलता था, 3.25 घंटे का, यानी लगभग इसमें 195 मिनट का ये प्रोग्राम था। इसके अंतर्गत बात करते हैं, जैसे सबसे पहले इसके 2 स्लॉट थे। स्लॉट फर्स्ट जो था इसमें 12 बजे से लेकर 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक कक्षा 9 एवं 10 के लिए। उसके बाद में 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक इस पर चलता था कक्षा 11th एवं 12th के लिए। और स्लॉट जो सेकंड है उसमें 3 बजे से लेकर 4:15 बजे तक, 3 बजे से लेकर 4:15 बजे तक कक्षा 1 से 8 तक इनका जो पाठ्य सामग्री है उसका प्रसारण होता था। तो ये इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें कंप्लीट है। अब देखिए इनको जो सभी है इनको क्रम से कैसे अपन याद कर सकते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ा था एक तो स्माइल प्रोग्राम, आपको ये पता रखना है। इसमें स्माइल प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 13 अप्रैल 2020 को। स्माइल 2.0 स्माइल 3.0 को छोड़ो। उसके बाद में आपको हवा महल प्रोग्राम के बारे में याद रखना है। डेट याद कैसे करें, हवा महल जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत हुई थी 2 मई 2020 को। उसके बाद में अपन बात करते हैं शिक्षा वाणी प्रोग्राम। शिक्षा वाणी जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत हुई थी कब, इसी महीने में 11 मई 2020 को। और अब अपन बात करते हैं शिक्षा दर्शन प्रोग्राम, जस्ट अगले महीने में, कब, 1 जून थी शायद, हाँ 1 जून 2020 को। शिक्षा दर्शन जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 जून 2020 को। तो ये 4 जो डेट है वो तो आपको शायद याद हो गई। स्माइल प्रोग्राम है इसकी शुरुआत कब हुई, 13 अप्रैल 2020 को। हवा महल जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत जस्ट अगला महीना याद रखिए, मई, 2 मई 2020 को, ठीक है। 2 नंबर पे है तो वैसे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में प्रोग्राम कितना समय का ये सब चीज़ें मैंने बताई दी है। शिक्षा वाणी जो प्रोग्राम में वो उसकी शुरुआत हुई थी 11 मई 2020 को, ठीक है। इसी महीने में, दोनों सेम मंथ में है। और ये जो है अगला जो महीना है 1 जून, उसको शिक्षा दर्शन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। अब अपन बात करते हैं आगे अन्य नवाचारों की, जिसके अंतर्गत दीक्षा पोर्टल के बारे में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। दीक्षा जो पोर्टल है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दीक्षा जो पोर्टल है इसकी शुरुआत कब हुई, 5 सितंबर 2017 को। इसकी शुरुआत कब हुई, 5 सितंबर 2017 को MHRD के द्वारा, ठीक है।
और ये क्या है, अपन कह सकते हैं टीचर्स प्लेटफॉर्म। ये टीचर्स प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए 5 सितंबर 2017, इसका फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल ये दीक्षा का फुल फॉर्म है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा जो पोर्टल है, अब इसमें बात करते हैं कि ये जो पोर्टल है क्या। देखिए जो भी शिक्षक है, ये वैसे अपन बात करें तो ये शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और अभिभावकों सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप अगर प्ले स्टोर पे जाओगे, वहाँ पे अगर दीक्षा पोर्टल को आप डाउनलोड करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके अंतर्गत इस पोर्टल के माध्यम से क्या होता है, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है मोस्टली, जैसे सरकार ने जो बनाया है, और बालकों के लिए शिक्षण सामग्री भी इस पर उपलब्ध है। तो यहाँ पे ये एक मंच है, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था, ये एक मंच है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब जैसे प्रशिक्षण किसके, कौन सा प्रशिक्षण, जैसे आपने नाम सुना होगा निष्ठा प्रशिक्षण, निष्ठा, हाँ, NISHTH, ठीक है। जैसे इसके माध्यम से ये प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया गया। कौन सा प्रशिक्षण, निष्ठा प्रशिक्षण, किस पोर्टल के माध्यम से दिया गया था, तो दीक्षा पोर्टल के माध्यम से दिया गया था। तो ये दीक्षा पोर्टल हो गया। अब देखिए ये किसके द्वारा विकसित है, ये NCERT के द्वारा संचालित अपन कह सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि इसका जो अपन कह सकते हैं राजस्थान संस्करण इसका कौन सा है, दीक्षा राइज, ये राजस्थान संस्करण है। राइज का मतलब क्या है, राजस्थान इनिशिएटिव, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो ये राइज का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, दीक्षा का जो राजस्थान संस्करण कौन सा है, दीक्षा राइज। दीक्षा का राजस्थान संस्करण कौन सा है, दीक्षा राइज। राष्ट्रीय स्तर का शिक्षकों के लिए ऐप कौन सा है, वो केवल आपको दीक्षा बताना है, ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो ये हो गया दीक्षा राइज, और इस पर कार्य कौन कर रहा है, RSCERT। इस पर कार्य कौन कर रहा है, RSCERT, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, उदयपुर में। इसके बाद में RSCERT के बारे में एक विस्तृत वीडियो भी अपन देखेंगे। RSCERT उसकी क्या क्या कार्य है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इसके अंतर्गत। तो अब अपन बात करते हैं इसमें दीक्षा राइज से संबंधित भी दोनों बात हो गई। अब देखिए, चाहे दीक्षा की बात कर लो चाहे दीक्षा राइज, इसके माध्यम से कौन सा प्रशिक्षण दिया गया था, निष्ठा प्रशिक्षण। निष्ठा प्रशिक्षण का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स ये निष्ठा का फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसका हिंदी में नाम क्या हो गया, स्कूल प्रमुखों एवं शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ये जो प्रशिक्षण किनके लिए है, किनके लिए है, स्कूल हेड्स जो संस्था प्रधान है एवं टीचर्स। तो स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, हाँ, तो ये इसके अंतर्गत हो गया। अब आगे अपन इसके नवाचारों के अंतर्गत देखते हैं।
अगला जो नवाचार है वो है नो बैग डे। देखिए नो बैग डे जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 20 फरवरी 2020 को। इसकी शुरुआत कब हुई? 20 फरवरी 2020 को। नो बैग डे जो नवाचार है उसको शुरुआत करने का जो उद्देश्य क्या है कि देखिए अभी मैंने बात की थी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब मिलेगी? जब बालक का सर्वांगीण विकास होगा। और सर्वांगीण विकास होने का मतलब क्या है? सर्वांगीण विकास होने का मतलब है बालक की शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक सभी गतिविधियों में वो कुशल हो। जब तक बालक केवल एक पक्ष का ही एक आयाम जो है अपन कह सकते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, उसका ही विकास होगा, अगर उसका भावात्मक एवं क्रियात्मक इसके कौशलों का विकास नहीं होगा तब तक हम ये कहेंगे कि उस बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो नो बैग डे है इसी यानी बालकों की अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर लाने के उद्देश्य से इस नो बैग डे प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। तो नो बैग डे का मतलब आप समझ चुके, अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर लाना। अभी इसी सत्र जो चल रहा है उसी 2022-23 से ही ये हर शनिवार को बालक कोई बैग लेकर नहीं आते, कक्षा 1 से 12 तक के सभी बालक। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हर शनिवार की अलग अलग थीम होती है और उस पर उन बालकों को कार्य करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हर शनिवार की क्या थीम है उसको अपन एक ट्रिक से अपन याद करते हैं। हर शनिवार की अलग अलग थीम है। सबसे पहला जो शनिवार आता है उसकी थीम क्या है? राजस्थान को जानो। पहले शनिवार की थीम क्या है? राजस्थान को जानो। दूसरा जो शनिवार है उसकी थीम है भाषा कौशलों का विकास। तीसरा जो है वो है खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। चौथा जो शनिवार है उसकी थीम है मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और पांचवा जो शनिवार है उसकी है बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो ये पांचवा जो शनिवार है उसकी थीम है। तो ये आपको भी याद होना जरूरी है क्योंकि आप भी विद्यालय में जाने वाले हो, तो सीधी सी बात है आपको ये पता होना जरूरी है। तो पहला जो शनिवार है उसकी थीम क्या? राजस्थान को जानो। दूसरा जो शनिवार है उसकी थीम है भाषा कौशलों का विकास। तीसरा जो शनिवार है खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। और आपको पता भी है जो ओलंपिक भी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक आयोजित करवाए जा रहे हैं। और मैं वैज्ञानिक बनूंगा चौथा जो शनिवार है। और पांचवा जो शनिवार है उसमें बाल सभा मेरे अपनों, जिसमें बालक इनमें मोस्टली सब इनमें बालक खुद उनमें अपनी गतिविधियों में शामिल होता है। अब देखिए इनको याद कैसे करें। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? भाषा। ठीक है, किसका विकास करना है? भाषा। और यहाँ पे क्या है? तीसरे में खेलेगा राजस्थान, यानी जो तीसरा जो शनिवार है उसकी थीम क्या है? खेलेगा राजस्थान, यानी बालकों खेलो। और चौथा जो शनिवार है उसमें महत्वपूर्ण थीम क्या है? वैज्ञानिक बनूंगा। तो देखिए एक महत्वपूर्ण शब्द आपको पकड़ना है, मान लीजिए इन्हीं में से आता है तो काफ़ी हद तक आपके लिए ये थोड़ी आसानी हो जाएगी कि दूसरा, यानी इसमें दो शब्द है, एक और दो। तीसरा जो उसके अंदर तीन शब्द हो गए, एक दो और तीन, खेलेगा राजस्थान। और चौथा जो शनिवार वैज्ञानिक, एक दो तीन और चार। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। अब एक और देख लेते हैं राजस्थान का जो अंतिम जो महत्वपूर्ण एक और नवाचार अभी इसके अंतर्गत मैं बात करूँ तो वो है RKSMBK। RKSMBK जो है उसके बारे में अपन बात करते हैं। RKSMBK इसकी शुरुआत कब हुई? 11 जुलाई घोषणा अपन कह सकते हैं 2022 को RKSMBK।
इसका फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ये देखिए इसमें RKSMB क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। अब इसमें देखिए ये एक ऐप डेवलप किया कर, इसमें ये सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि RKSMB के जो है इसकी शुरुआत क्यों की गई। देखिए आप सबको पता है कि स्माइल जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम सब ने पढ़ा था कि कोरोना काल के दौरान बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया बाधित नहीं हो, इसलिए स्माइल वाले जो नवाचार किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी हम सबको पता है कि बालक ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर होता है, तो कहीं ना कहीं उन बालकों में वो विकास तो नहीं हो पाया जो उनका एक कक्षाओं में होना चाहिए था। तो उस लर्निंग लॉस को रिकवर करने के उद्देश्य से RKSMB के ऐप की शुरुआत की गई, या अपन कह सकते हैं RKSMB के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत क्या है कि 2 समूह बनते हैं इसके अंतर्गत। एक तो होता है समूह फर्स्ट 60% से जो ऊपर होते हैं, और एक होता है समूह सेकंड जो 60% से कम होते हैं, जिनके प्राप्तांक उनके लिए समूह 2 बन जाता है। ठीक है, इसका आधार ये है, ये 60% वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए RKSMB के जो है उसके जो अभी ऐप डेवलप कब हुआ था, इसका ऐप डेवलप हुआ था इसमें 5 सितंबर को। 1 सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ, इसका ऐप भी डेवलप हो गया है। ये प्रोग्राम था पहले, ये ऐप कब डेवलप हुआ? 5 सितंबर 2022 को। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये RKSMB के जो प्रोग्राम है कैसे कार्य करता है। देखिए कक्षा में जो बालक है उनका RSCRT जो है मोस्टली जो कार्य है किसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है? RSCRT के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालकों के लिए जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उनको दिए जाते हैं लगभग 15-20 के लगभग, और उनमें जैसे ऑब्जेक्टिव में उनको टिक करना होता है, उनको गोला नहीं करना होता। उसके अंतर्गत क्या होता है? टिक करना होता है। वो टिक करके टीचर्स को दे देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, टीचर उसको स्कैन करते हैं, और स्कैन करके उस ऐप पर, किस पर? ये जो ऐप है ना RKSMB के नाम से ऐप है, उस पर अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, ID होती है प्रत्येक शिक्षक की इस पर, और वो उस पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद मार्किंग जो होती है, चेकिंग वगैरह, वो उस पर ही होती है। टीचर को RKSMB के में बच्चों की कोई भी जो कॉपी होती है उसमें कोई मार्किंग नहीं करनी होती है। कॉपी आगे ही जो मशीनों के माध्यम से चेक होती है, और उसके बाद में से उनका जो डाटा तैयार होकर आ जाता है कि कौन कौन से बच्चे समूह फर्स्ट में है, कौन कौन से बच्चे समूह 2 के अंतर्गत है। तो ये बात होगी इसके अंतर्गत RK। और इनकी जो लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए इनके लिए वर्क बुक भी प्रिंट की गई। ठीक है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 के अंतर्गत जो वर्क बुक चलती है उसका नाम है प्रथम। कक्षा 2 में जो वर्क बुक चलती है उसका नाम है पल्लव। कक्षा 3 जो है उसमें जो वर्क बुक चलती है उसका नाम है पहल। और कक्षा 4 और 5 में जो वर्क बुक चलती है उसका नाम है प्रयास। कक्षा 6 और 7 में जो वर्क बुक चलती है उसका नाम है प्रवाह है। और कक्षा 8 में जो वर्क बुक चलती है उसका नाम है प्रखर। अब ये वर्क बुक क्यों दी जाती है बालकों को? जो मैंने कहा था कि कोरोना काल के अंतर्गत जिन बालकों की जो शिक्षण प्रक्रिया बाधित हुई, या अपन कह सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से जिनकी पढ़ाई नहीं हुई, या अपन कह सकते हैं जो पीछे रह गए, पिछड़ गए, उन बालकों के लिए वर्क बुक के माध्यम से उनको कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की अपने राजस्थान के जो शिक्षण अधिगम के अंतर्गत जो नवाचार थे उनके बारे में। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर आप शिक्षण अधिगम के नवाचार से संबंधित प्रश्नोत्तरी में शामिल होना चाहते हैं तो आज आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपको ऐप पर मिल जाएंगे, और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इस शैक्षिक परिदृश्य को आप हल्के में नहीं लें, और इससे संबंधित जो प्रश्न है उन पर भी आप ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दें। धन्यवाद।